We must act now to prevent further spread of Ebola virus. If we do not act collectively, Ebola virus will wipe all whole populations and generations in their grave, and the call to action is now. तो ये कहना है लैला गिफ्टी अकीटा का, जो कि घाना में रहती हैं और फाउंडर हैं स्मार्ट यूथ वॉलंटियर फाउंडेशन की। उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी 2014 में कि हमें इबोला वायरस को फैलने से रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे, वरना वो हमारी पूरी पॉपुलेशंस को और आगे आने वाली जनरेशन्स को ग्रेव में यानी कि कब्र में दफना देगा। यही वो समय है जब हमें अपना काम शुरू करना होगा। पश्चिमी देशों में एक भयंकर वायरस सन 2014 में फैला था, उसका नाम इबोला वायरस था। ये इबोला वायरस इस हद तक खतरनाक था कि इसका डेथ रेट 50 से 80% है, यानी कि अगर 100 मरीज इसमें आते हैं तो इसके 100 में से 80 मरीज जो है निश्चित ही निश्चित है कि वो उन्हें मर जाना ही है। जबकि अगर इसकी तुलना अभी हम कोरोना वायरस से करें तो ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस में डेथ रेट 3% है, वो भी अगर कम हो जाता है तो बाद में 1 या 2 ही % रह जाता है, यानी कि अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से केवल 1 ही या 2 लोग मरते हैं, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि अगर इबोला वायरस उस समय पूरी दुनिया में फैल जाता, जो कि अभी नहीं फैला, कुछ उस समय अफ्रीका और यूरोप के देशों में ही फैला, अगर पूरी दुनिया में फैला था किस तरह की तबाही होती। आज इसी इबोला वायरस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये इबोला वायरस किस तरह से शरीर में प्रवेश करता है और किस तरह से शरीर को ख़त्म करने का काम करता है। तो सबसे पहले जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करता है वैसे ही रेस्पिरेटरी, जो कि फेफड़े के पास की मांसपेशियाँ होती हैं, आइस और बाकी जितनी भी सेल्स होती हैं उनके साथ ये धीरे धीरे जुड़ने लगता है। अब आपको पता ही है जैसे ही ये शरीर के अंदर गया तो वैसे ही शरीर ने इसके खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा चालू कर दी, अपना इम्यून सिस्टम काम करने लगा। तो इम्यून सिस्टम साइटोकाइंस रिलीज करने लगता है, लेकिन ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को इस तरह से खराब कर देता है कि जो साइटोकाइंस हम लोग के शरीर की रक्षा करते हैं, यानी कि हम लोग के शरीर को बचाते हैं, थोड़ी मात्रा में होते हैं लेकिन वो बहुत बचाते हैं हमारे शरीर को, लेकिन ये क्या कर देता है, साइटोकाइंस को इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्तेजित कर देता है, निकलने लगते हैं कि साइटोकाइंस का स्टॉर्म आ जाता है, एक आंधी सी आ जाती है और जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। फिर ये वायरस क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करता है और उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। शरीर में वायरस पूरा फैलने लगता है। वायरस ये किडनी तक पहुंच जाता है, लिवर लंग्स तक पहुंच जाता है और लिवर और लंग्स को खराब कर देता है। ये शरीर के हर एक अंग और मांसपेशी पर अटैक करता है सिवाय लिम्फोसाइट्स के। लिम्फोसाइट्स WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है। वाइट ब्लड सेल्स हम लोग के शरीर को बचाती हैं जब भी कोई वायरस आता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत रोचक बात यह है कि ये वायरस वाइट ब्लड सेल्स की लिम्फोसाइट्स को अपने कैरियर की तरह यूज करने लगता है, यानी कि जो सेल्स उससे लड़ती और उसको मारती और अपने शरीर को बचाती वो उस वायरस को फैलाने का काम करने लगती हैं। तो इस तरह से जो लिम्फोसाइट हम लोग के शरीर को बचाती वही इसको फैलाने का काम करती है और पूरे शरीर में वायरस को फैला देती है। और जब वायरस शरीर में फैल जाता है तब इसके सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द और उल्टी, दस्त। ये तो शुरुआती सिम्टम्स हैं, ये तो होते ही है। और उसके बाद में जो एक बड़े सिम्टम आते हैं वो है त्वचा गलना। त्वचा गलने लगती है, हाथ पैर गलने लगते हैं, हड्डियों के आसपास के ऊतक गलने लगते हैं, तो हड्डियां गलने लगती हैं हम लोगों की और बहुत भयावह दृश्य हो जाता है। और ऐसे मरीज को देख पाना भी बहुत मुमकिन नहीं होता है और बहुत बुरी हालत हो जाती है मरीज की। पश्चिमी अफ्रीका के देशों जैसे सिएरा गिनी, सूडान, युगांडा, इन देशों में ये वायरस सबसे ज़्यादा फैला था। ये वायरस सबसे पहले 1976 में इबोला नाम की एक नदी के पास में पाया गया था। वहाँ के एक गांव में सबसे पहले एक व्यक्ति इससे संक्रमित हुआ था। इसकी खोज पीटर पॉयल ने की थी और इबोला नदी के पास में ही पाए जाने के कारण इसका नाम इबोला पड़ा था। इसका संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसकी हालत इस हद तक खराब हो जाती है कि उसको बयान कर पाना तक मुश्किल है। अगर आपको हम बताएं तो इसमें त्वचा गलने लगती है, हाथ पैर नाखून सब गल जाते हैं। और शुरुआती सिम्टम्स की अगर बात करें तो उसमें बुखार आता है, तेज सिर दर्द होता है, उल्टी दस्त आने लगते हैं। तो ये तो शुरुआत के नॉर्मल सिम्टम्स हैं। अगर बाद में बात करें तो त्वचा गलने लगती है, हाथ पैर गल जाते हैं और बहुत ही भयावह दृश्य हो जाता है। अगर आप ऐसे रोगी के पास में जाएंगे तो आपको इबोला वायरस हो सकता है। इबोला वायरस नॉर्मली एक संक्रामक रोग है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं फैलता है। अगर आप कहें हवा से फैल जाए या पानी से फैल जाए तो ऐसा नहीं होगा। वो फैलता है किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से।
अगर वो कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे तो उसके पसीने से या उससे अगर आप टच हो गए हैं या उसके क्या कहते हैं सांस के द्वारा, तो इस तरह से इबोला वायरस फैलता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अगर डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है वो भी अगर सावधानी ना बरते, अगर ग्लव सही से ना पहने और सही कॉस्ट्यूम ना पहने जिससे वो प्रिवेंट करके अपने आप को, तो भी उसे इतना खतरा होता है कि डॉक्टर तक इससे संक्रमित हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप इबोला वायरस से मरे हुए व्यक्ति की लाश तक दफनाने जाएं और उसमें भी अगर सावधानी ना बरते तो वहाँ से भी इबोला वायरस फैल जाता है। और इसका डेथ रेट तो आप जानते ही हैं, जो कि 50 से 80% है। 50 से 80% यानी कि 100 में से 50 से 80 लोग उसमें मारे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी वैक्सीन के बारे में। सालों तक इसकी वैक्सीन पे खोज होती रही, कई वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन इसकी कोई भी सफल वैक्सीन नहीं आ पाई थी। लेकिन अभी हाल ही में 2019 में 19 दिसंबर 2019 को यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएसएफडीए ने एक वैक्सीन को अप्रूव किया है, जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है RVSV-ZEBOV, जिसे इरवीबो के नाम से जाना जाता है। ये एक सिंगल डोज की वैक्सीन है, यानी कि इसकी केवल एक ही डोज आपको ज़रूरत होती है। आप केवल एक ही इंजेक्शन लगवाएंगे और उसके बाद में कुछ इसके सिम्टम्स आते हैं जैसे कि कुछ बुखार वगैरह, वो तो हर वैक्सीन के बाद में आता ही है। उसके बाद में आप इबोला वायरस से बहुत हद तक सुरक्षित हो जाते हैं और 90% केसेस में यही पाया गया है कि वैक्सीन को लगाने के बाद में इबोला वायरस उस व्यक्ति को नहीं हुआ है। तो इबोला वायरस की खोज करने वाले लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के निदेशक प्रोफेसर पीटर पायरेट के मुताबिक अगर भारत में एक मरीज भी अगर एक मरीज भी इबोला वायरस का आता है तो भारत में इबोला वायरस के मरीज की बाढ़ आ सकती है। भारत जैसे सघन आबादी वाले देशों में इबोला वायरस के फैलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है, और चूंकि इबोला वायरस का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इबोला वायरस से होने वाली मौतें यहाँ पे एक भयंकर परिणाम ला सकती हैं। जबकि 2009 में जब स्वाइन फ्लू भारत आया था, तब भी एक 23 साल का लड़का जो कि विदेश से भारत में आया था, उसी के द्वारा ये स्वाइन फ्लू फैला था। डॉक्टर पीटर पॉइंट ने कहा है कि भारत में डॉक्टर और नर्स अमूमन रक्षात्मक ग्लव नहीं पहनते हैं, वे फौरन संक्रमण के शिकार हो सकते हैं और उनसे फैलने का कारण बन सकता है इबोला वायरस। लेकिन भारत इबोला से निपट पाएगा, ये विश्वास स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए अपनाए गए तरीकों से आया है। हाँ, हालांकि भारत के पास अब काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, काफ़ी सारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे कि भारत इबोला वायरस से निपट सकता है। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अगर हम उसको फैलने ही ना दें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एम्स के डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि उनको मैं यहाँ पे कोट करूँगा कि हमारे पास आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था है, संक्रमण का इलाज है, सुरक्षित पहनावा और प्रशिक्षित कर्मी भी हैं। हमारे डॉक्टर HIV या हेपेटाइटिस C के मामलों में नियमित सर्जरी करते हैं। तो यानी कि डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि हम इबोला वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात वही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कोशिश यही करनी है कि इबोला वायरस को भारत में नहीं आने देना है, इबोला वायरस को भारत में नहीं फैलने देना है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं और आज हमने बहुत सारी बातें की इबोला वायरस के बारे में, जाना वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे उसके बारे में वो आया और किस तरह से वो फैलता है, किस तरह से काम करता है, बहुत सारी बातें जानी। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए क्यूरियोसिटी के साथ में हमारा चैनल देखते रहें। थैंक यू।